अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं लॉजिक के उनको कवर कर लेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं कुछ एग्जांपल्स बता दूंगी सॉल्व प्रॉब्लम में से, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। द टॉपिक इज़ प्रोपोजिशनल फंक्शंस एंड क्वांटिफायर्स। Let A be a given set. A propositional function defined on A is an expression. Propositional function defined on A is an expression P of x which has the property that P of A is true or false for each A in A. यानी कि आपके पास कोई भी गिवन सेट है A, आप ए सेट पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और उस फंक्शन को हम प्रोपोजिशनल फंक्शन कह रहे हैं। और उस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? उस फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि ए के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग वो फंक्शन या तो ट्रू वैल्यू देता है या फॉल्स वैल्यू देता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज कि आपके पास ए कोई सेट है और ए में 10 एलिमेंट्स हैं। आपने एक प्रोपोजिशनल फंक्शन पी एफ एक्स डिफाइन करवाया है ए पे। अब पी एफ एक्स जो है वो किस तरह का फंक्शन होगा? पी एफ एक्स ए के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग या तो ट्रू वैल्यू देगा या फॉल्स वैल्यू देगा। लेट्स सपोज कि ए में 10 एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन A10। अब हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया, पुट किया इस फंक्शन में, पी एफ A1, वी गेट पी एफ A1। पी एफ A1 या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। नेक्स्ट एलिमेंट आप लें A2 और इसको सब्स्टिट्यूट कर दें पी एफ एक्स में, पी एफ A2 या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप एलिमेंट्स पुट करते जाएं ए के पी में और आपको एक स्टेटमेंट मिलती जाएगी। वो स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, राइट? तो हर एलिमेंट के लिए जब भी आप कोई एलिमेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे ए का पी एफ एक्स में, ये पी एफ एक्स एक स्टेटमेंट बन जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि स्टेटमेंट की या तो ट्रू वैल्यू होती है फॉल्स वैल्यू होती है, कोई तीसरी वैल्यू नहीं हो सकती। अब ये जो सेट है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन होता है, उसके एक डोमेन होती है, एक को डोमेन होती है। फंक्शन डोमेन के एलिमेंट्स लेता है और उसको को डोमेन के एलिमेंट्स असाइन कर देता है। उसी तरह से अगर हम इसको फंक्शन कह रहे हैं तो इसकी नेचर भी वही जनरल फंक्शंस वाली ही है। तो यहाँ पे पी एफ एक्स जो है वो क्या कर रहा है? ए में से एलिमेंट्स ले रहा है और वैल्यूज़ क्या असाइन कर रहा है? पी एफ A1 पी एफ A2 एंड सो ऑन, राइट? तो ए जो है वो पी एफ एक्स की इस फंक्शन की डोमेन कहलाएगा। द सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ पी एफ एक्स, राइट? अब हम एक और सेट डिफाइन करवाने लगे हैं, टी पी। सेट टी पी में हम ए के वो एलिमेंट्स डाल देंगे जिनके लिए पी एफ एक्स ट्रू है। हमने देखा ना कि अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो 10 एलिमेंट्स में से लेट्स सपोज के 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए पी एफ एक्स फॉल्स है, तो 3 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनके लिए पी एफ एक्स ट्रू होगा, ठीक है? अब हम क्या करने लगे हैं? हम उन एलिमेंट्स का सेट बनाने लगे हैं जिनके लिए पी एफ एक्स ट्रू होगा। तो हमने टी पी क्या ले लिया? टी पी उस सेट को हमने नाम दे दिए। टी पी में ए के वो एलिमेंट्स होंगे जिनके लिए पी एफ एक्स ट्रू होगा, right? So TP consists of those elements of A for which PFX is true. इसको आप, इस सेट को आप यूं भी डिफाइन करवा सकते हैं और इसको यूं भी लिख सकते हैं, x such that PFX। इसका मतलब भी यही होगा कि वो एलिमेंट्स A के जिनके लिए PFX ट्रू है। इस सेट को हम, TP सेट को हम कहते हैं ट्रुथ सेट ऑफ PFX। P फंक्शन के कोरेस्पॉन्डिंग आ रहा है यहाँ पे। अगर फंक्शन यहाँ पे हम क्यू फंक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे टी क्यू आएगा, राइट? तो टी पी इज द ट्रुथ सेट ऑफ दिस प्रोपोजिशनल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक प्रोपोजिशनल फंक्शन दिया हुआ है जो कि इस सेट पी पे डिफाइंड है। आपको कहा जा रहा है कि आपने ट्रुथ सेट फाइंड करना है इन हर प्रोपोजिशनल फंक्शंस का जो नीचे दिए गए हैं। Let pfx be this propositional function x plus 2 is greater than 7, then TP में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? TP में P के वो एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि डोमेन यहाँ पे सेट P है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। तो TP में P के वो एलिमेंट्स आएंगे जिनके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट?
तो आप पुट करके देखें पी के एलिमेंट्स 1 + 2 ग्रेटर देन 7, नहीं 1 + 2 तो 3 होगा, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 7, 2 + 2 4 नॉट ग्रेटर देन 7, 3 + 2 5 नॉट ग्रेटर देन 7, 4 + 2 6 नॉट ग्रेटर देन 7, 6 + 2 इज ग्रेटर देन 7, 5 + 2 भी 7 होगा, 7 इज नॉट ग्रेटर देन 7। तो 6 से ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो इस स्टेटमेंट की का ट्रुथ सेट क्या होगा, वो एलिमेंट्स पी के x such that x belongs to p and x satisfies this condition। तो इस कौन से एलिमेंट्स p के इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 6 से ऑनवर्ड सारे, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन 5। इसी तरह से आपके पास दूसरी एग्जांपल है कि आपके पास पी एफ एक्स ये दी हुई है, दी फंक्शन x + 5 इज लेस देन 3, देन क्या होगा आपके पास टी पी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो आप कोई भी ऐसा एलिमेंट, पॉजिटिव इंटीजर्स है यहाँ पे, आप कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं ले सकते सेट पी में से जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट पी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इट मीन्स दिस सेट इज एम्प्टी सेट। फिर ये सेट है x + 5 इज ग्रेटर देन 1, वो कौन से एलिमेंट्स हैं पी के, पी सेट के, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हर एलिमेंट आप 1 से लेके ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स लेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि टीपी कंसिस्ट ऑफ द होल सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पी एफ एक्स जो है वो पी के हर एलिमेंट के लिए ट्रू है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर पी एफ एक्स एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है किसी सेट ए पे डिफाइंड है जो, तो पी एफ एक्स ए के हर एलिमेंट के लिए भी ट्रू हो सकता है, पी एफ एक्स ए के कुछ एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो सकता है, और हो सकता है कि पी एफ एक्स ए के किसी एलिमेंट के लिए भी ट्रू ना हो, राइट। अब हम इन प्रोपोजिशनल फंक्शंस के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिफायर्स देखेंगे कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, सेकंड इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर किसे कहते हैं, let pfx be a propositional function defined on a set A। pfx जो है वो एक propositional function है, इस सेट पे डिफाइंड है। अब आप इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करें, for all x in A pfx, और for all दिस सिंबल, ये सिंबल आपने पहले कहीं देखा होगा, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल और फॉर एवरी। ठीक है, इस चीज़ का मतलब ये है कि ए में मौजूद हर एलिमेंट के लिए पी एफ एक्स ट्रू स्टेटमेंट है, फॉर ऑल एक्स पी एफ एक्स। इस स्टेटमेंट को, इसको या इसको हम किस तरह से रीड करेंगे, हम पढ़ेंगे फॉर एवरी और फॉर ऑल एक्स इन ए पी एफ एक्स इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो दिस सिंबल which reads for all or for every is called the universal quantifier। ये सिंबल जो होता है फॉर ऑल, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहलाता है। अब ये जो स्टेटमेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स इन ए पी एफ एक्स इज ट्रू, इस स्टेटमेंट की एक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हम ये भी बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए पी एफ एक्स ट्रू है, डोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए पी एफ एक्स ट्रू है। इसका मतलब है कि इसका ट्रुथ सेट होल सेट ए होगा, राइट। तो हम ट्रुथ सेट को इस तरह से लिख सकते हैं कि वो एलिमेंट जो इस कंडीशन को ट्रू बना रहे हैं वो पूरा सेट ए है। तो ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है, ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। सो एक्सप्रेशन पी एफ एक्स बाई itself इज एन ओपन सेंटेंस और कंडीशन, यानी कि अगर तो आप पी एफ एक्स सिर्फ पी एफ एक्स एक्सप्रेशन की बात करें तो वो एक ओपन सेंटेंस है या फिर एक ओपन कंडीशन है जिसकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होगी, राइट। जैसे कि x + 5 इज लेस देन 3, ये बजाते खुद इस स्टेटमेंट की कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं है जब तक कि आप इसमें सब्स्टिट्यूशन ना करें। लेकिन अगर आप पी एफ एक्स के स्टार्ट में ये क्वांटिफायर लगा देते हैं फॉर ऑल एक्स पी एफ एक्स, दैट इज पी एफ एक्स प्रिसीडेड बाय द क्वांटिफायर दिस फॉर ऑल, इस स्टेटमेंट की एक ट्रूथ वैल्यू होगी, राइट।
इस स्टेटमेंट की एक ट्रूथ वैल्यू होगी, जो कि 10.1 और 10.2 से हम देख सकते हैं। किस तरह से, अगर हम कह रहे हैं अगर ये सेट यानी कि उन एलिमेंट्स का सेट जिनके लिए पी एफ एक्स ट्रू है एग्जैक्टली पूरे के पूरे सेट ए के इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर ये सेट उन एलिमेंट्स का सेट जिनके लिए पी एफ एक्स ट्रू है, ये पूरा का पूरा सेट ए के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए पी एफ एक्स इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। यानी कि अगर ये सेट पूरे के पूरे ए के इक्वल नहीं है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमने तो ये कहा हुआ था कि ए के हर एलिमेंट के लिए पी एफ एक्स ट्रू है। यहाँ पे यही बात हो रही है ना। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पता चला कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर ये सेट ए के इक्वल ना हो तो आप यहाँ पे ये बात नहीं कह सकते कि फॉर ऑल एक्स इन ए पी एफ एक्स इज ट्रू, राइट? क्योंकि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ऐसा होगा जिसके लिए पी एफ एक्स ट्रू नहीं होगा, तो उस केस में वो एक एलिमेंट इस स्टेटमेंट को फॉल्स बना देगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी? अगर ए के हर एलिमेंट के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो। ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी? अगर ये हो। ठीक है, अगर ये ना हो, ये इक्वालिटी ना हो, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, राइट? जैसे कि आप देखें कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू p n प्लस 4 इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि ये सेट जो है उन एलिमेंट्स का सेट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वल टू है पूरे के पूरे सेट p के। ठीक है, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू p n प्लस 2 इज ग्रेटर देन 8, तो ये स्टेटमेंट जो है ये तो इस सेट में वो एलिमेंट्स जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो तो ये एलिमेंट्स हैं। पहले 6 एलिमेंट्स नहीं आ रहे, पहले 6 एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे ये बात नहीं कह सकते कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू p दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि पहले 6 एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इस केस में ये कंडीशन ये प्रोपोजिशन जो है ये फॉल्स होगी, राइट? फिर एक और बात है कि ये जो फॉर ऑल का सिंबल है, दिस सिंबल कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द इंटरसेक्शन ऑफ एन इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ सेट्स ए आई। इस सिंबल को हम इंटरसेक्शन को डिफाइन करवाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंडेक्स्ड सेट आपको पता होगा किसे कहते हैं? इंडेक्स्ड सेट हमने पढ़ा था कि जब हम कहते हैं कि सेट्स की कलेक्शन की बात करते हैं, जब हम सेट्स की कलेक्शन की बात करते हैं यानी कि एक ऐसी कलेक्शन जिसका हर मेंबर एक सेट हो, जब हम उसकी बात करते हैं तो हम कुछ इस तरह से सीक्वेंस की टाइप में डिफाइन करवाते हैं। ए आई वेयर आई बिलोंग्स टू एन इंडेक्सिंग सेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन, राइट? तो इस तरह से हम डिफाइन करवाते हैं। अब इस कलेक्शन की अगर हमें इंटरसेक्शन चाहिए तो दो सेट्स की इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि दोनों सेट्स में पाए जाते हों। ठीक है, 3 सेट्स के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि तीनों सेट्स में पाए जाते हों। तो अगर हम इस कलेक्शन की इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो इस कलेक्शन की इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स होंगे जो कि इस कलेक्शन के हर सेट में पाए जाते होंगे, राइट? तो इस बात को कि इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं? वो एलिमेंट्स जो इस कलेक्शन के हर सेट में पाए जाते हैं, इस बात को हम किस तरह से लिखेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ ए आई इज इक्वल टू द एलिमेंट्स एक्स सच दैट फॉर ऑल आई इन आई एक्स बिलोंग्स टू ए आई। यानी कि इंडेक्सिंग सेट के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक्स जो है वो ए आई से बिलोंग करता है। इंडेक्सिंग सेट बेसिकली क्या बता रहा है? इंडेक्सिंग सेट बता रहा है कि इस कलेक्शन में कितने सेट्स मौजूद हैं। इंडेक्सिंग सेट पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट भी हो सकता है। इंडेक्सिंग सेट जो है ये
आपके पास सेट ऑफ फर्स्ट n इंटीजर्स भी हो सकता है, यानी कि इस कलेक्शन में हो सकता है कि फर्स्ट n सेट्स मौजूद हों, राइट। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ ए आई इज इक्वल टू दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन एवरी सेट ऑफ दिस कलेक्शन। इस बात को लिखने के लिए हम यूँ लिखेंगे कि फॉर ऑल आई इन आई एक्स बिलोंग्स टू ए आई, यानी कि x belongs to x such that x belongs to ai for all I belongs to i। इस बात को बाद में भी लिख सकते हैं आप, x such that x belongs to ai for all I in i, यानी कि x इस कलेक्शन के हर एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। फिर सेकंड टाइप है क्वांटिफायर की, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई प्रोपोजिशनल फंक्शन है, वहाँ पे देखें यूनिवर्सल, यानी कि पूरे के पूरे सेट पे एक बात हो रही है। एग्जिस्टेंशियल, सेट में से किसी कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ऐसे जिनकी बात हो रही है, राइट। तो पी एफ एक्स एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है जो कि सेट ए पे डिफाइंड है। तो आप इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करें, देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल जो होता है ये होता है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट पी एफ एक्स इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसी बात को आप यूं भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट पी एफ एक्स। यानी कि इस बात का क्या मतलब है, पहले हमने पढ़ा था कि ए के हर एलिमेंट के लिए पी एफ एक्स ट्रू स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स, ए में कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं या कम से कम एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके लिए पी एफ एक्स एक ट्रू स्टेटमेंट है। ए में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके लिए पी एफ एक्स एक ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। तो ये जो सिंबल है विच रीड्स देयर एग्जिस्ट फॉर सम और फॉर एटलीस्ट वन, इस सिंबल को हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहते हैं। इस सिंबल को हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ये किस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है, यहाँ पे हम कह रहे थे कि कम से कम एक एलिमेंट ए का ऐसा है जिसके लिए पी एफ एक्स एक ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक ज़रूर होना चाहिए जिसके लिए पी एफ एक्स एक ट्रू स्टेटमेंट हो। तो आपको टीपी में क्या चाहिए, आपको टीपी में ये चाहिए कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके लिए पी एफ एक्स एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वो सेट ए के उन एलिमेंट्स का सेट जिनके लिए पी एफ एक्स एक ट्रू स्टेटमेंट है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा भी, कोई एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसके लिए पी एफ एक्स ट्रू स्टेटमेंट हो, कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो। तो इट मीन्स दिस सेट शुड बी नॉन एम्प्टी, right, that the truth set of pfx is not empty। Accordingly, this statement, that is pfx preceded by the existential quantifier, does have a truth value। इसकी एक truth value होगी, right। अगर तो ये सेट, अगर तो टीपी सेट नॉन एम्प्टी है तो हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट पी एफ एक्स, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर तो ये नॉन एम्प्टी है सेट तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगी, लेकिन अगर ये सेट एम्प्टी हो जाए तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कि प्रोपोजिशन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन पॉजिटिव इंटीजर्स विच सेटिस्फाई दिस स्टेटमेंट n+4 लेस देन 7। क्या कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है n इक्वल टू 1, 1+4 5 इज लेस देन 7, n इज इक्वल 2, 2+4 6 इज लेस देन 7। तो 1 और 2 दो ऐसे एलिमेंट्स मिल गए जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो सेट है n सच दैट n+4 लेस देन 7, इस सेट में 1 2 दो एलिमेंट्स हैं, ये सेट नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब अगर ये सेट नॉन एम्प्टी हो तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। फिर दूसरी क्या है, देयर एग्जिस्ट एन इन पी सच दैट n+6 इज लेस देन 4। अब देखें कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो, यानी कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो, ये कंडीशन ट्रू हो। तो
ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है। 1 + 6 7, 1 से ही आपको कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये कि ये सेट जो है ये एम्प्टी सेट है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। अब ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है ये यूनियन को, इंडेक्स कलेक्शन की यूनियन को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यूनियन को डिफाइन करवाने के लिए इस्तेमाल। जैसे कि आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो था वो इंटरसेक्शन को डिनोट करने के लिए, डिफाइन करवाने के लिए यूज़ हो रहा था, तो आपका जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है वो यूनियन को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लाइक आपको आपको इंडेक्स कलेक्शन की यूनियन लेनी है, तो यूनियन का मतलब क्या होगा, यूनियन यूनियन किस तरह से लेते हैं, A1 यूनियन A2। हम किस तरह से लेते हैं, वो एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स जो या तो A1 में हो या A2 में हो या दोनों में हो, ठीक है। वो एलिमेंट जो या तो A1 में हो या A2 में हो या दोनों में हो। तो मतलब कि आपके पास यूनियन वाले सेट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो A1 या A2 में से कम किसी एक में ज़रूर हो, राइट। A1 या A2 में से कम किसी एक में ज़रूर हो। तो अगर आपके पास यहाँ पे A1 और A2 सिर्फ 2 ही सेट्स हैं इस कलेक्शन में, तो आप लिखेंगे यूनियन ऑफ, सॉरी इस तरह से लिख सकते हैं, A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A1 और X बिलोंग्स टू A2, ठीक है। या फिर इस सूरत में अगर आपके पास A1 और A2 दो ही सेट्स हैं, अगर आपके पास A1 और A2 दो ही सेट्स हैं, तो आपके पास इंडेक्सिंग सेट में क्या होगा, लेट्स सपोज कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स AI वेयर I बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट, और इंडेक्सिंग सेट इस केस में क्या होगा, और इंडेक्सिंग सेट इस केस में क्या होगा, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ 4 एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इस केस में इंडेक्सिंग सेट ये होगा। उस केस में यूनियन को किस तरह से डिफाइन करवाएंगे, यूनियन विल बी इक्वल टू दोज एलिमेंट्स such that there exists an I in I, there exists an I in these sets, in these numbers such that X belongs to AI। इस बात को लिखने का क्या मतलब है, इस बात को लिखने का ये मतलब है कि इस यूनियन में वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कम से कम किसी एक AI में मौजूद हैं, यानी जो या तो A1 में मौजूद हैं या A2 में या A3 में या A4 में। A1 से लेके A4 में से कम किसी एक सेट में ज़रूर वो एलिमेंट पाया जा रहा है जो यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो आप इस यूनियन के लिए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट फॉर विच X बिलोंग्स टू AI, राइट। तो ये आपने लॉजिक का पार्ट जो है वो यहीं तक ख़त्म हो रहा है आपका। आगे आपके जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स को सही तरह से कर लेना है। उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ट्रुथ टेबल्स हैं। ट्रुथ टेबल ज़्यादातर पेपर्स में आते हैं, तो ये ट्रुथ टेबल्स या डेफिनेशंस, तो उनको आपने तवज्जो से प्रैक्टिस कर लेनी है उनकी। Okay.